हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें आप लोगों की जो डिमांड है कि सर हमें कुछ मॉक टेस्ट करवा दीजिए सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। तो भाई इसके अंदर एक मॉक टेस्ट हम पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं। अब ये मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगी? जो हमारा ऐप है उस ऐप में अगर आप जाएंगे तो जो PYQs का हमारा कोर्स है उस कोर्स के अंदर ही आपको ये पेपर मिलेंगे, लेकिन अनलॉक्ड मिलेंगे। मतलब अगर आपने PYQs परचेज नहीं भी किए हुए तो भी आप इनको देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है अपनी प्रैक्टिस के लिए तो जो आप PYQs हैं 10 PYQs उसके अंदर आपको दे रखे हैं, तो वो PYQs आप वहाँ से परचेज कर सकते हो और अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है CUT की उसको बहुत अच्छे से अच्छे कर सकते हो। क्योंकि PYQs आपको एक आइडिया देते हैं कि लास्ट ईयर किस तरह के आपके पास क्वेश्चन आए थे और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों की चॉइस है। तो ये दोनों, ये पेपर और एक पेपर और मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, तो दो पेपर आपको वहां पर अनलॉक्ड मिलेंगे, ये दोनों के दोनों मॉक पेपर। तो अब सबसे पहला अगर हम बात करें इस पेपर में, तो ये जो पेपर आपके पास है, आपको पता है सेक्शन के बारे में पता है, फिर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन ए जो होगा उसको आपके लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों स्टूडेंट के लिए कंपलसरी सेक्शन होगा। कुछ स्टूडेंट अभी भी क्वेश्चन पूछते हैं यूट्यूब पर, सर हम अप्लाइड मैथ्स के लिए वहाँ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो हम पेपर कौन सा करेंगे? तो भैया पेपर आपको मैथमेटिक्स का ही मिलेगा। और उस मैथमेटिक्स में से जो पहला पोर्शन होगा यानी सेक्शन ए होगा जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है, वो कोर और अप्लाइड दोनों के लिए कंपलसरी होगा। दोनों स्टूडेंट्स को वो पेपर करना पड़ेगा। उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो या ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होगा B1 वो होता है कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए, और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए होगा B2। उस B2 के अंदर आपको 35 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी 10 क्वेश्चन आप वहां पर छोड़ सकते हो। तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा कि आप कौन से क्वेश्चन को लीव करोगे। ठीक है, क्वेश्चन करने के साथ साथ क्वेश्चन कौन सा लीव करना है ये भी एक आर्ट होती है। तो जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आपने अगर देखा, आपको लगा कि भाई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो उसको छोड़कर पहले बाकी क्वेश्चंस करो। जितने पहले मैक्सिमम कर सकते हो इजी इजी क्वेश्चन जो जो आपका टाइम टेकिंग ना हो, पहले आप उनको कंप्लीट कर लें, फिर बाद में वो क्वेश्चन देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो फिर उन क्वेश्चंस को देखें जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है और उसमें आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी और जो कंडीशन यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है वही सब है कि कैलकुलेटर वगैरह आपको अलाउड नहीं है। जो सही आंसर होगा उसके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो रॉन्ग आंसर है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। रॉन्ग आंसर अगर आप करते हो तो -1 आपको मिलेगा, यानी नंबर 1 आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन इसमें करने के साथ साथ क्वेश्चन को लीव करना, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को लीव करना ये भी एक आर्ट है। आप गलत क्वेश्चन करके आओगे कोई फायदा नहीं है कि आप तुक्का मार के आ जाओ कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, चलो तुक्के मार के हो जाएंगे पास। पास होना मकसद नहीं है, यहाँ पर मेरिट में नाम लाना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी नहीं कि आप 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि 100% अटैम्प्ट करो, जरूरत ये है कि जितना अटैम्प्ट करो उतना अच्छे से अच्छा करो, उतना सही से सही करो। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप सोच समझ के क्वेश्चन को आंसर करना, ये नहीं कि बस तुक्केबाजी कर दी और अपना आंसर आपने करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम सेक्शन ए पे चलते हैं, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में है, ये कहता है कि ए आपको दे रखी है मैट्रिक्स, बी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, एक्स दे रखी है, वाई दे रखी है, तो पूछता है ए बी प्लस में एक्स वाई। तो आपको ए बी और एक्स वाई दोनों का सम फाइंड करना है यहाँ पर। तो ए बी और एक्स वाई का हम सम कर लेते हैं फाइंड। देखिए ए बी को मल्टीप्लाई आप करेंगे, ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, -3 इंटू 2 -6 आ गया, 4 इंटू में 2 8 आ गया। ये मैट्रिक्स बनेगी। और जो एक्स वाई मैट्रिक्स है आपके पास, ये क्या बनेगी? 1 इंटू 2 2 आएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 आ गया, और 3 इंटू 4 12 आ गया। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आएगी 8। और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आएगी आपके पास 6 और 2 8 और 12 20। और इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पर है एक एलिमेंट यहाँ पर है, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा 28। लेकिन ये मैट्रिक्स के अंदर होगा, ध्यान रखना, ये 28 मार्क नहीं करना आपको, ये वाला 28 मार्क करना है क्योंकि ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कह रहा है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपको निकालना है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप प्रॉपर, जैसे आप नॉर्मल तरीका यूज़ करते हो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ पर देखो इसमें x तीनों में आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, x को आप कॉमन निकाल दो। ठीक है, x को आप कॉमन निकाल दो, जो बचा आपका डिटर्मिनेंट वो क्या है? 2 3 2 1 1 1 4 9 1 और +3, ये आपके पास है।
अब यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है आप इसको नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, या जैसे मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि ये दो एलिमेंट आप यहाँ पर लिखो 2 1, ये 2 और 4 आप यहाँ पर लिखो और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो। ये x तो इसमें रहेगा ही रहेगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 हो जाएगा। इन तीनों को करेंगे 2 आ जाएगा। इन तीनों को करेंगे 12 आ गया, माइनस का साइन। अब उल्टा कर दो 3, और यहाँ से 2 4 8, 9 2 18 +3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में ये 18 है, प्लस 18 है, कैंसिल कर दो। 12 और 2 14, 8 और 3 11, तो 14 माइनस 11 करेंगे 3 आएगा, x साथ में है तो 3x + 3 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगी -1। ये आपके पास आंसर बनेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में कहता है कि पी ए हमें ये दे रखा है, पी बी ये दे रखा है, पी बी बाय ए दे रखा है 0.6, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया क्योंकि आपको ये यहाँ पर दे दिया इसने। और इसका जो फार्मूला रहता है पी बी बाय ए, इसका फार्मूला रहेगा आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर पी ए। अब आपको पी बी आई की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6, इंटरसेक्शन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और पी ए आपको दिया हुआ है कितना 0.4, तो इंटरसेक्शन आपके पास कितना हो गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.24, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पर यूनियन, तो यूनियन का फार्मूला आप लोगों को ध्यान होगा, यूनियन का फार्मूले में यहाँ पर पी ए होता है, फिर पी बी होता है, और फिर माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ, आपको अपना टाइम जितना हो सकता है उतना सेव करना है। तो पी ए आपके पास है 0.4, पी बी है 0.8 माइनस 0.24, तो 8 4 12, 0.12 माइनस 0.24। अब यहाँ से अगर आप इसको माइनस करोगे तो माइनस में क्यों आ रहा है, ये माइनस में तो नहीं आना चाहिए। 8 4 12, अच्छा हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी भाई, 8 4 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2, उसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा जी, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 2 गए 9, यह आ जाएगा 0.96, ये बनेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट में कहता है कि a + b - x f(x) के बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए आप इसमें प्रॉपर्टी लगा दो कि भाई a to b अगर आपके पास है तो इस x की जगह पर आप लिख सकते हो a + b - x, और यहाँ पर आगे जो f(x) है उसकी जगह भी लिख सकते हो a + b - x। अब ये कह रहा है कि जो a + b - x है, f ऑफ a + b - x है, ये f(x) के बराबर है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह आ जाएगा f(x), इसकी जगह आ गया f(x). अभी जो a + b है इसके साथ मैं इसको अलग मल्टीप्लाई कर देता हूं, -x के साथ इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट कर देते हैं, अलग अलग ऐसे कर देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था आपके पास, a to b x f(x) dx, तो a to b x f(x) dx यही आ गया आपके पास, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम आ चुके हैं, यानी ये आपका i बन गया। यहां से a + b बाहर निकाल दो, ये हमारा i हो गया, इस i को इधर लाएंगे, i i i i i 2i, तो यहाँ पर प्लस क्यों लगा रहे हैं हम, 2i आ गया, तो इक्वल्स टू में इधर से आ गया a + b a to b f(x) dx। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो 2 है ना, इस 2 को भी यहाँ से हटा के इसके नीचे लगा दो, i आपका बन गया a + b अपॉन में 2, a + b अपॉन में 2, और f(x) dx मतलब a + b अपॉन में 2 f(b - x f(x) f(x) dx। x तो इसमें नहीं आ रहा हमारे पास, a + b, ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल, यहाँ पर ये x नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार ऑप्शन को, ऑप्शन को
ठीक, ऑप्शन में यहाँ पर ये x नहीं है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अब इस तरह के वैसे तो अगर हम बात करें है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर का ही पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया है तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डाला भी है ताकि आप इसको करना सीख सकें। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, आप क्या करना, ए की जगह 1 पुट करो, बी की जगह 2 पुट करो और सी की जगह 3 पुट करो, ठीक है, जीरो मत करना, 1 2 3 ऐसे कुछ भी आप पुट कर लो। अब जो यहाँ पर वैल्यूज है ना, वो वैल्यू यहाँ पर ये वाली डाल दो आप। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ रहा है 4, ठीक है, 4 में से ए बी को माइनस करना है, ए बी मतलब 2 आ जाएगा, तो 4 माइनस 2, यहाँ पर सीधा हम 2 लिख देंगे। बी माइनस सी, तो बी में से सी माइनस करेंगे यानी -1 हो गया। बी सी माइनस ए सी, तो बी सी कितना बनेगा आपका, बी सी बनेगा 6 और ए सी कितना बनेगा, ए सी बनेगा 3। तो जो 6 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 3 आ गया। ए बी माइनस ए स्क्वायर, तो ए बी आपके पास है 2 और उसमें से ए स्क्वायर माइनस करना है मतलब 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ गया। ए माइनस बी, 1 माइनस 2 -1, बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर हमारे पास 4 था और ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 2 है, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा आपके पास। बी सी माइनस ए सी, तो बी सी माइनस ए सी यानी 6 माइनस 3, सी माइनस ए तो 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1, उसके बाद है ए बी माइनस ए स्क्वायर, तो ए बी आपके पास ये है, ए स्क्वायर आपके पास 1 है, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, ठीक है, ये डिटरमिनेंट बना। अब इसको आपको जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट वैसे सॉल्व कर दो। 3 और 1 यहाँ पर लिया हमने, 2 और 3 हमने यहाँ लिया, इसको सॉल्व करेंगे देखो 3 2 6 और यहाँ से -2, इधर से -6, माइनस का साइन, फिर क्रॉस उल्टा मल्टीप्लाई, -1, 3 3 9, माइनस का 9, 2 2 8, तो यहाँ पर इस 6 से 6 कैंसिल, -2 आ गया, -1 -9 -10 हो गया, -10 + 8 -2 और एक माइनस बाहर है भाई, प्लस में 2, आंसर बन रहा है आपका 0। तो अब यहाँ पर ऐसी कौन सी ब्रैकेट है जिसमें आंसर आपका 0 के बराबर आ जाए, देखो ए बी सी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 और b माइनस सी, सी माइनस से, a माइनस बी को अगर आपस में आप माइनस करोगे तो 0 तो कहीं से भी नहीं बन रहा, तो 0 कहीं से नहीं बन रहा तो मतलब ही नहीं कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो इसका आंसर भी 0 नहीं आएगा, इसका आंसर भी 0 नहीं आएगा, इसका आंसर भी 0 नहीं आएगा, फिर तो हमारा ऑप्शन बनना चाहिए इसमें नन ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में कहता है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये आपको कर्व दिया हुआ है, इसका टेंजेंट निकालो, उसका स्लोप निकालते हैं पहले, x³ - 12x प्लस में 18, तो इसका हमने डेरिवेटिव किया, ये आ गया 3x² - 12, इसको 0 के बराबर इसका ये dy/dx आ गया, मतलब ये स्लोप आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। इसमें से भी मैं 3 कॉमन निकाल के ऐसे लिख देता हूँ, x² - 4। अब ये कह रहा है कि जो ये टेंजेंट है ना ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो x एक्सिस के साथ पैरेलल का मतलब हो गया कि स्लोप उसका 0 हो गया, तो ये जो स्लोप हमने निकाला है इसको रख देंगे 0 के बराबर, तो x² - 4, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +-2। अब x की वैल्यू अगर +-2 है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास है, देखो यहाँ पर ये वाला तो आंसर है नहीं हमारा, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आप x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो और उससे y की वैल्यू निकालो, तो 2 का क्यूब करेंगे, -12 × में 2 + 18, तो देखो ये हो गया 8, 12 2 = 24 प्लस में 18, तो 18 और 8 26, 26 - 24 आ जाएगा 2, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 इधर आ रही है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि लैडर 13 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, एक लैडर है हमारे पास, वो 13 मीटर लेंथ है और एक वॉल के साथ वो हमने ऐसे खड़ी कर रखी है, तो ये 13 मीटर की लैडर है। इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 5/6 मीटर पर सेकेंड, अगर ये लैडर हम ऊपर से
हम जब इसको ऐसे खींचते हैं तो ये ऊपर से नीचे आती है। तो ऊपर से जब नीचे आती है तो मतलब अगर हम इसको y एज्यूम कर रहे हैं, इसको x एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका y का रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा है कितना, 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो dy बाई डी टी आपको दे दिया इसने, और क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है मतलब उसकी हाइट कम हो रही है, दैट मीन्स -5/6 मीटर पर सेकेंड ये लेंगे। देन द रेट एट विच द लैडर इज पुल्ड अवे, तो हम इस लैडर को किस रेट से पुल कर रहे हैं ये आपको बताना है। मतलब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ x बताना है, dx बाई डी टी हमें फाइंड करना है। व्हेन लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, अगर x की वैल्यू 5 है, उस समय x की वैल्यू अगर 5 है तो आप पहले y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पाइथागोरस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, x की जगह यहाँ पर रख दिया हमने 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये आ जाएगा 169। इसको माइनस करोगे 144 आएगा, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 12, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है, अब ये कहता है आगे हमें क्या बताना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लैडर। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनी थी कौन सी, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको एक फिक्स्ड गिवन है, ये तो चेंज होगा नहीं ना, क्योंकि लैडर को जब आप पुल करोगे तो लैडर की तो लेंथ है वो तो उतनी की उतनी रहनी है, लैडर कम या ज़्यादा नहीं होनी है। हाँ, उसको हम इस रेट से खींचेंगे तो ये एक्स में फ़र्क पड़ेगा, नीचे आएगी तो वाई में फ़र्क पड़ेगा, तो वो दोनों वेरिएबल है। तो इसका आप डेरिवेटिव करो, 2x dx बाई डी टी 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो देखो 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, इसको भी ख़त्म करो। x की वैल्यू आपके पास 5 है, dx बाई डी टी आपको फाइंड करना है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 12, और dy बाई डी टी आपको दिया हुआ -5/6, 6 2 ज़ा 12, तो यह आ जाएगा -10 को उधर ले जाओगे आप तो +10 हो जाएगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो dx बाई डी टी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर बनेगा इसका A। If A and B are two events such that PA is not equals to 0 and PB by A is equals to 1, तो ये कह रहा है कि PB by A जो है वो 1 के बराबर है। अब इसका फार्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। इसको आप इधर ले जाओ, तो ये कह रहा है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये A के बराबर है, तो इसमें से क्या ऑप्शन आपका ट्रू होगा। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन A के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि A के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे कॉमन एलिमेंट में भी आ रहे हैं, तो B के अंदर कुछ ना कुछ ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, यानी A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, जैसे मान लो A की वैल्यू आपके पास 1 2 है और B की वैल्यू 1 2 3 है, तो अगर मैं यहाँ से इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ये A के बराबर ही तो आएगा ना, तो इसको आप A लिख सकते हो। तो जब इंटरसेक्शन इसके बराबर है इसका मतलब होगा कि A B का सबसेट हो जाएगा। 9th में कहता है बॉक्स एज ए 100 पेन ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 पेन ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट एट मोस्ट 1 इज डिफेक्टिव, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन डिफेक्टिव होगा। तो आपके पास जो डिफेक्टिव पेन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 10/100 यानी 1/10, सक्सेस की हो जाएगी आप वो फेलियर की हो जाएगी 9/10, और पेन आप कितने निकाल रहे हो, 5 निकाल रहे हो। लेकिन ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन डिफेक्टिव होगा, मतलब या तो 0 पेन डिफेक्टिव होगा या फिर एक पेन डिफेक्टिव होगा, इससे ज़्यादा डिफेक्टिव होने के चांस ही नहीं है। तो जब P0 की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 5C0 और 1/10 की पावर 0, 9/10 की पावर 5, 5C1 1/10 की पावर 1 और 9/10 की पावर 4। तो यहाँ से देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा। यहाँ से 5C1 का मतलब 5 हो जाएगा, ये 1/10 और ये 9/10 की पावर 4। तो यहाँ से 9/10 की पावर हम 4 कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पर रहेगा 9/10, यहाँ पर आ जाएगा 5/10, तो 9 + 5 14/10 हो जाएगा। इसको 2 से आप काट दो, तो आंसर देखो ये है कि नहीं है, 9/10 और 9/4 की पावर
अच्छा, आंसर आपको ऐसे पूरा सॉल्व ही नहीं कर रखा, यहीं पर ही छोड़ रखा है। अगर मैं इसको कॉमन ना निकालूं, 9/10⁵ ये हो गया आपके पास, इसको इससे काट दूंगा तो 1/2 और 9/10⁴, तो ये आपका ऑप्शन बन गया। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं कर रखा है तो ऑप्शन पे नज़र पहले एक बार मार लेना कि कितना आपको दे रखा है, उतना ही आप यहाँ पर कर देना। नेक्स्ट में आता है कि A/B इज ग्रेटर देन PA, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B है ये ग्रेटर देन PA है, तो यानी यहां पर आ गया PA/B डिवाइडेड बाय PB। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो आपके पास बन गया PA/PB। तो यहां पर देखो A/B ग्रेटर देन PA/PB आ रहा है, तो आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन तो देखो यहाँ पर है नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके पास है जिसमें PB/A आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसा करूं कि मैं B को नीचे ले आऊं, अब ये हो गया। अब यहां पर ये फार्मूला किसका बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, क्योंकि B नीचे है। अब ये ऑप्शन आपके पास B तो नीचे ऑलरेडी था, हमें वहां पर B रखना था, हमें वहां B रखना है, तो A को इधर, मतलब B को इधर रखो, A को लेके आओ, तो यहां पर B/A बन जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज ग्रेटर देन PB, तो यानी ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बन जाएगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपको इसको चेंज कर लेना है। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यहाँ पर ये आपके पास कर्व है, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका स्लोप 6x - 2y dy/dx इक्वल्स टू 0, तो इसको इधर ले जाएंगे, यानी 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 6x। ये इससे कैंसिल, ये आ गया आपके पास 3x/y, और यहाँ से स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल आप निकालते हैं, आ जाएगा -y/3x। अब ये कह रहा है कि जो इसका नॉर्मल है वो किसके साथ, इस लाइन के साथ पैरेलल है। इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालते हो तो इसमें लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला रहता है -a/b। a मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो तो 1 हो गया, y का मतलब हो गया जो b की जो वैल्यू है y का कोफिशिएंट है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये नॉर्मल जो लाइन है, इसके साथ पैरेलल है। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होता है, तो इस वैल्यू को इसके बराबर आप पुट कर दो, तो 3 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी y और x दोनों आ जाएंगे आपस में इक्वल। अब y और x दोनों अगर आपस में इक्वल आ गए तो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 3x² - x² इक्वल्स टू 8, यानी 2x²। तो x² की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब x अगर 2 होगा तो y भी 2 होगा, x अगर -2 होगा तो y भी -2 होगा। तो अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले रहे हैं और y की वैल्यू भी 2 ले रहे हैं, तो उससे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिलेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका देखो y और x तो आपस में कट ही जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1/3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 -1/3 x - x1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3y - 6 -x प्लस में 2, तो x प्लस इस x को इधर लाएंगे, x प्लस में 3y, 8 को इधर 6 को इधर ले जाएंगे, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 कह लो, या फिर आप 8 को इधर लाओगे तो -8 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर साथ में एक चीज़ और भी है, आपके पास दूसरी वैल्यू भी थी -2, एक तो +2 थी, एक -2 थी, तो यानी दो इक्वेशन बनेंगी, और दो इक्वेशन आपको ना तो यहाँ दे रखी है, ना यहाँ दे रखी है, ना यहाँ दे रखी है, सिर्फ यहाँ पर दे रखी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब आपको इक्वेशन सॉल्व करके भी देखनी नहीं है, दो आंसर आएंगे, दो आंसर आते ही आपको पता चल गया कि ये है। अगर आपको आंसर ना दे रखे, मतलब ऐसा नहीं दे रखा होगी इकट्ठे दोनों आंसर ऐसे हैं, या ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 आंसर हैं, तो फिर आप ऐसे निकाल लेंगे, एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन -2 रख के इसको निकाल देंगे, सेम तरीके से यहाँ पर -8 आ जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव एक बार हो रहा है, यहाँ डेरिवेटिव एक बार है, यहाँ पर दो बार है, मतलब हाईएस्ट यहाँ पर दो बार हो रहा है, यहाँ पर तीन बार हो रहा है, यहाँ पर एक बार हो रहा है, तो यही आपका आंसर है सेकेंड ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर दो है। The corner point of the feasible region determined by the system of linear constraints are this and this. The objective function is this. Compare the quantity in the column A and column B. Column A में क्या कह रहा है कि maximum value of Z, column B क्या कह रहा है 325। फिर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या आपके पास स्टेटमेंट में से ट्रू आ रहा है। तो उसके लिए हम पहले कॉलम ए की जो वैल्यू है वो निकालते हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ कितनी रही है। तो जो पॉइंट आपको दे रखे हैं बारी बारी से आप यहाँ पर पुट करते जाओ। अगर हम 0 0 पर निकालें वैल्यू तो 0 ही आएगी। और दूसरा पॉइंट है आपके पास 0 40, अगर 40 को आप यहाँ पर पुट करोगे तो 3 इंटू 40 यानी 120 आएगा। फिर दूसरा पॉइंट है 20 40, तो x की जगह 20 पुट किया और y की जगह 40, तो 120 तो ये हो गया और 80 ये हो गया आपके पास, यानी 200 हो गया। फिर पॉइंट है 60 20, तो यहाँ पर पहले 60 पुट किया हमने, इधर 20 किया, तो 6 चौक 24, 240 और 60 300 हो गया। फिर पॉइंट है आपके पास 60 0, तो 60 यहाँ पर पुट करोगे ये आ जाएगा 240। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी ये आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर 300, ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने 300। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। कह रहा था क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर, गलत है। द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, ये सही है, ठीक है। टू क्वांटिटी इक्वल, ये भी गलत है। द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड, भैया रिलेशनशिप निकल रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है कि y आपको ये दे रखा है और सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो y आपको दिया हुआ है इसने। अब यहाँ बेस में e लगा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आपको e लगाकर चलना है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है कि e होता है। तो y इक्वल्स टू, इसको आप अलग अलग कर दो, कैसे, log x स्क्वायर माइनस log e स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर ये जो 2 होता है, इस 2 को हटा के यहाँ से इसके आगे ले आते हैं, यहाँ से इसके आगे ले आते हैं, और log e की वैल्यू होती है 1। अब बेशक यहाँ पर आप वैल्यू कुछ रखो या मत रखो, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाना है, क्योंकि सारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ज़्यादा मत्थापच्ची कुछ करो ही मत, सीधा डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दो। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका 2, log x का हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर पूछा सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन में x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा फोर्थ। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन इज दिस। तो आपको ये कर्व दे रखा है, कर्व की आपको पहचान करनी है कि भाई ये कौन से वाला कर्व है। एक में यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, एक में यहाँ पर लीनियर है, तो यानी ये पैराबोला है। अब पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो पैराबोला इसमें आपका ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें जो पैराबोला की हम बात कर रहे हैं, पैराबोला आपका ये वाला है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला ये होता है। अब ये जो लाइन है, लाइन कहाँ से पास करेगी, देखो x को अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, y की वैल्यू इसको 2 को इधर लाएंगे, 2 अपॉन में 4 यानी 1/2। x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू 1/2 मतलब इधर आ गई, और y को 0 करेंगे तो x की आएगी -2। तो अब यहाँ से आप ये स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे। तो आपको अब जो एरिया निकालना है ना, इसमें एरिया जो आपको निकालना है इसमें, अब ये वाला एरिया फाइंड करना है जो इन दोनों से बाउंड हो रहा है, यानी ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। अब ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर पहले इसमें लिमिट बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है पॉइंट, और कई बार आपको इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे कैसे, जो x की वैल्यू आपके पास 4y - 2 है, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो। तो x की जगह कर दिया हमने 4y - 2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 4y। इसका स्क्वायर करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास, जब आप ये आपको खैर वहाँ पर ग्राफ तो मिलेगा नहीं, तो हम ग्राफ से पता लगा नहीं सकते, सॉल्व ही करना पड़ेगा। 16y², 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, और 4 का 2 का स्क्वायर 4, इस 4y को भी इधर ही ले आओ। तो आपके पास आ गया 16y² - 20y
प्लस 4, 4 कॉमन निकाल दो, ठीक है। इसके यहाँ पर फैक्टर करो, -4 -1, तो 4y कॉमन, तो y -1, -1 कॉमन, y -1, तो एक फैक्टर बनेगा आपका y -1, दूसरा फैक्टर बनेगा 4y -1, यानी एक से y की वैल्यू आपको मिलेगी 1, दूसरे से मिलेगी 1/4। अब जो y की वैल्यू आपने 1 निकाली है उसको यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यह आ जाएगी 4 इंटू में 1 -2, यानी 2 आ जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे 4 इंटू में 1/4 -2, यानी -1। तो यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है ना, ये -1 आएगी, ये वाली लाइन है, ये x की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, 2, इधर आएगी आपके पास x की लाइन 2। y की वैल्यू यहाँ लिखो या मत लिखो, लेकिन x की वैल्यू आपको लिखना ज़रूरी है ताकि आप लिमिट बना सको। अब लिमिट हम बनाएंगे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी -1 से लेकर 2 तक, और पहले एरिया हम ये वाला फाइंड करेंगे, ये वाला। उससे क्या होगा, आपके पास ये नीचे तक का एरिया सारा आ जाएगा। अब ये लाइन की इक्वेशन जो है, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे आप, y की वैल्यू आप निकाल के यहाँ पर पुट करोगे, तो यहाँ से 4 हटा देंगे इधर, क्योंकि आपने लिमिट x के लिए, तो आपको इक्वेशन भी x की टर्म्स में ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। x + 2/4, उसमें से आप अब क्या करोगे, इसमें से आप ये वाला हिस्सा माइनस कर दोगे। कौन सा, ये वाला हिस्सा माइनस करोगे। अब ये हिस्सा कौन सा है, ये जो कर्व के द्वारा बन रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल कर्व लिखना, यहाँ पर कर्व की जो इक्वेशन है उसको माइनस करना, लिमिट सेम ही रहेगी दोनों की। अब कर्व की इक्वेशन में से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो आएगा x²/4, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो देखो 4 दोनों में आ रहा है, तो 4 को मैं पूरा ही बाहर निकाल देता हूँ, और लिमिट भी दोनों की सेम है, तो दोनों को इंटीग्रेट करके लिमिट इकट्ठी लगा देंगे। x का इंटीग्रेशन कर दोगे x²/2, और ये 2 का आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा -x³/3, लिमिट आ गई -1 to 2, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका आंसर आ जाएगा 4/2 यानी 2 आ गया, 2 2 जा 4, इधर से आ जाएगा 8/3, माइनस का साइन, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 रहेगा, इधर -2, इधर माइनस माइनस हो जाएगा +1/3। यहाँ पर आ गया ये 6, और 6 में से आप इसको सॉल्व कर लो पहले, 6 + 2 8 हो गया, 8 में से -1/2 करना है, और ये -8/3 -1/3 यानी -9/3, यानी ये 3 रह जाएगा। तो 8 - 3 5 आ गया, 5 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9/2, यानी आंसर आ जाएगा आपका 9/8, आंसर आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ये मत समझना कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आएगा जो चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे कि 1-2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर दोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो टाइम टेकिंग होंगे। अब आपको पहचान करनी है, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना उनको लास्ट में करना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं पहले लेके मत बैठ जाना, उसके चक्कर में बाकी अपना पेपर खराब करो। तो पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये सेक्शन सेक्शन ए जो था हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन B2 स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है वो कर रहे हैं, तो सेक्शन B2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ पर अगर कंसेप्ट वाइज आपको पता है तो कोई आंसर में देने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि जब हम इसको B को इधर लाते हैं तो ये बन जाता है A - B, और जो भी वैल्यू आती है वो n से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को इसने ऐसे लिखा हुआ है कि n डिवाइड्स A - B, ठीक है, ऐसे लैंग्वेज में ना लिख के ऐसे लिखा हुआ है, तो आंसर रहेगा इसमें इसका थर्ड। इवेल्युएट 9 + 23 mod 12, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आप 9 और 23 दोनों को ऐड कर दो, 32 आएगा, और 32 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो 12 दूनी 24, 24 को इसमें से माइनस करोगे तो 12 में से 4 गए 8, आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, वर्बली आपके आंसर निकल रहे हैं। If B is greater than A, then which expression will have the highest value given that A and B are positive integer? ये कह रहा है कि A और B दोनों कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें से B की वैल्यू A से बड़ी है, तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन होगा जिसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन आपका कैन नॉट से ही ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आप प्लस करोगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, कभी कभी ऐसा होगा मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी। देखिए जैसे मान लो अगर हम A प्लस, अगर मैं B की वैल्यू ले लेता हूँ मान लो
1, बी की वैल्यू ले लेता हूँ 2, ए की वैल्यू लेता हूँ 1। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 3, माइनस करोगे तो आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस बी करोगे तो -1 आएगा, वहाँ ए माइनस बी कह रहा है वो, ठीक है। ए माइनस बी करोगे तो -1 आएगा, और क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो एडिशन है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इस वाले केस में एडिशन सबसे ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर मैं वैल्यू को चेंज कर दूं, वैल्यू को मैं बी की जगह मान लो 3 ले लेता हूं और ए की जगह मैं 2 ले लेता हूं, तो यहाँ पर जब एडिशन आप करोगे तो ये तो 5 हो गया, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 6 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आ गया, तो हम ऐसा कुछ श्योर नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसलिए आंसर रहेगा आपका कैन नॉट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि टी वर्थ ₹126 पर केजी एंड ₹135 per kg are mixed with a third variety in the ratio 1:1:2. If the price of mixture is ₹153 per kg, then price of the third variety per kg. तो पहले आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पर 3 वैरायटी है, तो हम जो हमें पहली 2 वैरायटी का प्राइस इसने दे रखा था और इनकी जो रेशियो है वो 1:1 है, तो आप यहाँ से पहले इनका प्राइस निकाल लो, एक इनका मीन प्राइस निकाल लो। 126 इंटू 1, क्योंकि वो इसकी रेशो 1 है, 135 इंटू 1, इसकी भी रेशो 1 है, और नीचे रेशो का टोटल, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन अगर रेशो चेंज हो जाए तो आपको फिर उसका ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये तो 126 135 ही रहेगा, इनको ऐड करेंगे, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6 और 2 आ गया यहाँ पर, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 130.5। यानी ये जो 2 हमारे पास टी थी उसको हमने मिक्स करके एक टी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका प्राइस है 130.5। जो तीसरी जो टी थी, ठीक है, वो एक्चुअली में हमारी दूसरी बन गई, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके हमने एक बना दिया। तो इसका जो प्राइस है ये आपको निकालना है, और जो मीन प्राइस है वो आपको दे रखा है 153। इसकी जो रेशो है वो कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2 रेशो हो जाएगी, इसकी भी रेशो 2 है, तो दोनों की रेशो बराबर बराबर है, मतलब आप सीधा यहाँ पर 1 1 कर सकते हो, ठीक है, 2 2 की जगह, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों को 1 1 आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इसकी के की वैल्यू निकाल दो, ठीक, के की वैल्यू निकाल दो। अब इसमें भी आप ये वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट आपको वैसे ही लगाना है, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो। इसकी रेशो कितनी है, 1 है, इसकी रेशो कितनी है, 1 है, 130.5 इंटू में 1 130.5 हो गया, प्लस के इंटू में 1 के हो गया, नीचे रेशो का टोटल करेंगे 1 + 1 2, इधर आ जाएगा इसका मीन प्राइस। तो आप सेम तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हो, और मिक्सर एलिगेशन से जाना चाहते हो आप उससे भी कर सकते हो। तो 2 से आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, 130.5 प्लस में के, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 1 = 2 3, 306 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे, तो माइनस करने पर इसमें से ये या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी, चेक कर लो। देखो यहाँ से माइनस करोगे 10 - 5 5 आ जाएगा, इधर बचेगा 5 5 - 0 5, 10 - 3 7 और 2 - 1 1, तो 175.50 ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट में कहता है कि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब एम और दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जितनी रो होती है उतने ही उसके अंदर कॉलम होते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ए स्क्वायर है ये ए के बराबर है, तो मैं यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो ए क्यूब बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर कितना था, ए था, तो यहाँ पर पुट कर देंगे फिर से ए। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर की वैल्यू भी ए है और ए क्यूब की वैल्यू भी ए है। अब यहाँ पर आप आई प्लस ए का होल क्यूब का फार्मूला लगाओ, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो सीधा, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस में 3 ए स्क्वायर इंटू में बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 7a। अब जहाँ जहाँ पर ए क्यूब है, जहाँ पर ए क्यूब या ए स्क्वायर है वहाँ पर ए पुट कर दो। आई का क्यूब करोगे तो वो तो आई ही रहता है, ठीक है, ये ए बन जाएगा। यहाँ पर आई स्क्वायर का मतलब आई हो गया, आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ए आ जाएगा। इधर भी इसकी जगह भी ए आ जाएगा, आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए रहेगा, यानी ये भी 3a आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये सारा मिलाकर 7a आ रहा है, ये -7a आ रहा है, बच गया आई, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालो,
x की वैल्यू निकालो तो 3x प्लस में 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -7/3। तो x की वैल्यू -7/3 ही यहाँ पर है ही नहीं कहीं, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आंसर फिर आपका नॉट पॉसिबल टू फाइंड आ रहा होगा। अब वो क्यों आ रहा होगा? क्योंकि x की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो देखो क्या आ रही होगी आपके पास, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओगे तो -2 इक्वल्स टू में 3x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2/3। तो वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब वैल्यू आप यहाँ पर अगर -7/3 कहीं भी दिया भी होता तो भी वो आंसर नहीं होता, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो दोनों केसेस में जब वैल्यू अलग आती है तो हम लिख देते हैं आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एज्यूम x, y, z एंड p आर मेट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर, ये ऑर्डर दे रखे हैं इनके, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। ये कह रहा है कि पी वाई और डब्ल्यू वाई ये दोनों डिफाइंड कब होंगे। तो पहले हम पी वाई को देखते हैं, तो पी का जो ऑर्डर है, पी का ऑर्डर कौन सा है? लास्ट वाली जो मैट्रिक्स है पी के, पी का ऑर्डर है पी के, और वाई का ऑर्डर है आपके पास 3 के। अब ये दोनों मल्टीप्लाई अगर होती तो उस केस में ये इसके बराबर होना चाहिए था, यानी k की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आएगी पी वाई, उसका ऑर्डर क्या बनेगा? p बाय के। अब इसके प्लस में क्या हो रहा है? डब्ल्यू वाई, ठीक है। डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? डब्ल्यू आपके पास सेकेंड लास्ट यानी n/3, और y का ऑर्डर तो यही है 3/k। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? n के। डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आएगा? n के। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपको करना है प्लस। जब भी हम प्लस करते हैं तो प्लस करते समय क्या होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर सेम होने का मतलब है ये अगर k है तो ये तो k है ही, तो p और n दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए, मतलब दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये और एक ये देखो आपके पास पहले ऑप्शन में दे रखी है, ये हमारा आंसर हुआ। A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं तो ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज निकालोगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, पहले सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसमें अब पहले मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब इसने कहा था कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है? बी ट्रांसपोज बी के बराबर होता है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी ए माइनस ए बी। अब देखो जो मैट्रिक्स आपकी थी ना वही मैट्रिक्स बन रही है, लेकिन साइन चेंज हो रहे हैं। यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल के ए बी को प्लस कर देंगे, बी ए को माइनस कर देंगे, तो ये मैट्रिक्स आई सेम लेकिन माइनस साइन के साथ आई, इसलिए आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और ये बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप सीधा टिक कर देना अगर सेम आ गया तो, ठीक है। अगर चेंज आएगा तो ये निकाल के एक बार देख लेना, कहीं सीधा मत टिक कर देना। द फंक्शन दिस हैज़, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है, तो पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। 6x² 6x माइनस 12, इसके फैक्टर बना दो, मतलब कॉमन निकाल के पहले तो ये करो, फिर इसके फैक्टर बनाओ x माइनस 2 और x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट कर दो, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 2 और -1। अब ये कह रहा है कि इसके जो दोनों पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा के हैं, यहाँ मिनिमा के हैं, एक मैक्सिमा का एक मिनिमा का, या फिर कोई है ही नहीं, ना मैक्सिमा का ना मिनिमा का। तो चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव आपको देखना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव आप सीधा इसी का कर लो या इसका कर लो, इसका कर लो तो ज़्यादा और आसान हो जाएगा। 6 ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अगर मैं वैल्यू 2 रखता हूँ यहाँ पर तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा हो गया। अगर मैं दूसरी वाली वैल्यू रखता हूँ -1 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -1 यानी -2 -1 -3 हो गया, यानी नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव का मतलब हो गया मैक्सिमा। तो एक वैल्यू मैक्सिमा की है, एक वैल्यू मिनिमा की है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। द टोटल रेवेन्यू इन द रूपी रिसीट फॉर द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ये रेवेन्यू फंक्शन है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे 6x प्लस 26, एक्स की वैल्यू 15 है, पुट कर दो।
15×90 प्लस में 26, मतलब आंसर आ जाएगा 116। तो 116 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। 15×90, 6×9=12, आंसर तो ठीक है ना। 2×3=6x और 26, 15×90, ठीक है, मतलब फिर तो आंसर बनेगा इसका नन। ठीक है, 26 का जो आंसर है वो बन रहा है नन। तो इसको एक बार चेक भी कर लें, कहीं कुछ क्वेश्चन में कुछ और तो गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आंसर लेकिन 116 ही है। तो हो सकता है मे बी यहाँ पर मिसप्रिंट हो, पर इस जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपके पास आ जाएगा नन। द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो प्रॉफिट फंक्शन निकालो, आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका ज़ीरो हो जाएगा, इसका -72 और -36x। इसको ज़ीरो पुट करोगे तो 36x की वैल्यू आएगी -72, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए जो वैल्यू आपने निकाली है, सीधा इसको आप प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर दो। यहाँ पर आएगा 4, 18×4 = 72। 144 में से 72 माइनस करेंगे 72, आंसर आएगा 113। ऑप्शन आ जाएगा इसका 113। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि भाई वाई आपको ये दे रखा है x³ इंटू लॉग एक्स, तो उसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। x³ का करेगा 3x² आ जाएगा, लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस x³ लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x, ये इससे कैंसिल। तो x² कॉमन निकाल दो, 3 log x प्लस 1, ये बना। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो x² का 2x हो जाएगा, ये सेम रहेगा, प्लस x² सेम, और 3 log x का करोगे तो आ जाएगा 3/x। इसका तो 1 का 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से कॉमन निकाल दो आप x, तो ये रह जाएगा 2 3 6 log x प्लस में 2 प्लस में 3, 2 और 3 5 हो गया। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तो x का हो गया 1, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस x एज इट इज़ रहेगा, और 6 log x का आ जाएगा 6/x, इसका 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 6 + 5 11, तो ये बन जाएगा 6 log x प्लस में 11। अब फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 6/x, इसका हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा आपका 2। इफ़ x इज़ रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फंक्शन आपको दे रखा है ये, इसका कर दो आप डेरिवेटिव पहले तो 2x - 8, इसको 0 पुट करो तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट एक ही है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा, सीधा एक ही पॉइंट है, तो भाई जो पूछ रहा है वही आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर कहीं नन ऑफ दीज होता तो फिर हम चेक ज़रूर करते। तो 4 यहाँ पर आप पुट कर दो इस फंक्शन में, 4 का स्क्वायर -8 इंटू में 4 प्लस 17, तो यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 32, यह आ जाएगा 17, 16 17 33 होते हैं, 33 माइनस 32 करेंगे 1, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ये। ए कैंडिडेट क्लेम 70% ऑफ द पीपल इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड वोट फॉर हर। अब चुनाव वैसे भी नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक कैंडिडेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मुझे 70% वोट जो है मिलेंगे। इफ़ 1,20,000 वैलिड वोट आर पोल्ड, जो टोटल वोट डाले गए थे उसमें से जो वैलिड वोट थे, जो सही वोट थे, वो 1,20,000 है, देन द नंबर ऑफ वोट्स सी एक्सपेक्ट फ्रॉम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उसको कितने वोटों की उम्मीद थी। तो सीधा 70% पूछ रहा है, तो इसका 70% निकाल दो, तो 1,20,000। अब ये क्वेश्चन ये नहीं कह सकते, अब अप्लाइड मैथ का एक कॉमन क्वेश्चन है, 70% आप इसको निकाल दो, तो 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, सीधा कर दो, तो 84,000 वोट उसको मिलने की उम्मीद है, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। गिवन दैट x इज दिस, y इज दिस, सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग अगर जो इंटीग्रल वाला वीडियो मैंने देखे होंगे तो आपको मैंने बताया कि सीधा आपको डायरेक्टली लिखना चाहिए, इसमें ज़्यादा 3-5 नहीं करनी चाहिए, सीधा सीधा लिखो
y ऊपर लिखा ना dy, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखो 2a। डेरिवेटिव आपको विद रिस्पेक्ट टू t करना है, ठीक है। इसका करेंगे 2at, इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 1/t। फिर जब आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे -1/t²। फिर एक बार इसके नीचे फिर से आप ये 2at लिख देना, ठीक है। लॉजिक क्या है, क्योंकि हम जब डेरिवेटिव कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हमने इसका कर दिया -1/t²। अब t का डेरिवेटिव करेंगे dt/dx, और dt/dx की वैल्यू आपके पास आएगी आप कितनी, 1/2at, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ से dx/dt आ रहा था कितना, 2at, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dt/dx, तो ये आएगा 1/2at। तो इसलिए बस आपको हमेशा ही ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन करते समय कि जो टर्म आपने यहाँ पर नीचे लिखी है वही वाली यहाँ पर भी नीचे लिख दो। आंसर आ जाएगा आपका -1/2at³। जो आंसर है 31 का, ये बनेगा 1। द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रेंडम वेरिएबल x कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट इज गिवन बाय। ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन मतलब मीन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तो मीन का फार्मूला हमारे पास रहता है सिग्मा x इंटू में fx। मीन का फार्मूला यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब यही आपका आंसर है। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में fx, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है उसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं, और वो वैल्यू आपकी पूरी जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। तो यानी ये आपका ऑप्शन बनेगा इसमें 32 का 1। नेक्स्ट में कहता है मीन ऑफ ए कांस्टेंट a। अब यहाँ पर a की वैल्यू है a, ठीक है। तो इसका अगर आप मीन निकालोगे तो ये सेम ही रहेगा, a ही आंसर आ जाएगा। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x। एक्सपेक्टेशन मतलब आपको मीन ही फाइंड करना है, तो इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, इन दोनों को करेंगे 4/6, और लास्ट में करेंगे तो आ जाएगा 3/6। डिनोमिनेटर सबका सेम है, 4 3 7, 7 और 2 9, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 1.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्क्यूनेस ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम कर्व बनाते हैं तो कर्व कैसा होता है उसका कर्व कुछ इस तरीके से होता है, सिमेट्रिक। तो जब कर्व सिमेट्रिक होता है तो उस केस में जो स्क्यूनेस होती है वो 0 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज यूज्ड एज ए समरी मेजर फॉर ए सैंपल सच एज द सैंपल मीन। जो सैंपल मीन है उसको हम इसमें से क्या बोलते हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सैंपल से जो डाटा आप निकालते हो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ए सिंपल रैंडम सैंपल कंसिस्ट ऑफ ए 4 ऑब्जर्वेशन दिस। तो व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पॉपुलेशन का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो इसके लिए अब एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो आप मीन निकालेंगे, इसका टोटल है 16/4, 4 आ गया। फिर आप वैल्यू निकालोगे सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर की। तो xi आपके पास ही है, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3, उसका स्क्वायर कर देंगे। 3 - 4 करेंगे -1, उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या हो गया, उसके बाद 5 - 4 करेंगे 1, उसका स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। 7 - 4 करेंगे 3, इसका स्क्वायर 9, तो इसका स्क्वायर 9 आपके पास आएगा, तो हो जाएगा 18 और 2 20, ठीक है। ये इसका टोटल आ गया। अब इसमें कहता है आगे हमें निकालना पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू, तो उसके लिए फार्मूला क्या रहता है, समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n-1। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट लगा देंगे। वेरिएंस होता रूट मत लगाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो रूट लगा दो। तो इसकी वैल्यू आपके पास आई है 20, n-1 यानी कितना था, 4 - 1, 3 हो गया। तो ये आएगा आपके पास 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.67। अब इसका आपको करना है स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो देखो, इसका स्क्वायर रूट करने की वजह ऑप्शन पे आप जाओ, ऑप्शन में देखोगे तो वो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, यानी आएगा 0.16, ऑप्शन नहीं है। ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इन दोनों में से होना चाहिए। 23 का स्क्वायर आपको पता है भाई 529 होता है, यानी 5.29 बनेगा। ये तो 6.67 है, तो यानी इससे वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये आपका आंसर है। A price index which is based on the price of the item in the composite weighted by their relative index।
ठीक है, यहाँ पर आप वेट भी यूज़ कर रहे हैं और उसका रिलेटिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो मतलब वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ये वाला फार्मूला आप इसमें अप्लाई करने वाले हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज प्रॉब्लम? एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ होटल्स रूम बुकिंग इन द नेक्स्ट 6 months, estimating the total sale in the next 3 years, estimating the number of call for the next 1 week। तो यहाँ पर सभी के अंदर टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ही टाइम सीरीज के एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों हमारे ऑप्शन में आ जाएंगे। पाशे प्राइस इंडेक्स नंबर वेट इज कंसिडर्ड। पाशे क्या कहता है कि वेट आपको कौन सा लेना चाहिए? पाशे कहता है कि आप पास्ट की बात भूल जाओ, ठीक है, आप अभी की बात करो। तो अभी की बात करो मतलब बेस ईयर नहीं लेना, आपको करंट ईयर लेना है। करंट ईयर का आ गया प्राइस इन द क्वांटिटी इन द करंट ईयर, क्वांटिटी इन करंट ईयर। मूविंग एवरेज मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। मूविंग एवरेज मेथड हम कब लगाते हैं? जब ट्रेंड आपका लीनियर होता है, तो ट्रेंड इज लीनियर। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 months एंड continuing forever if money is worth 8% per annum compounded semi annually। सेमी एनुअली का मतलब ये 8 के हटाकर जगह हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, तो फार्मूला आप लगा दोगे P इक्वल्स टू में R अपॉन आई। आर आपको दे रखी है 1000 और आई हो गया आपके पास 4%, परसेंटेज का 100 ऊपर लगा देंगे, 4 से काट दिया इसको 25 यानी 25,000। ये हमारा आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट में कहता है कि एज्यूम दैट श्याम होल्ड ए परपेचुअल बॉन्ड दैट जनरेट एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹500 ईच ईयर। ही बिलीव दैट द बोरोवर इज क्रेडिट वर्दी एंड दैट एन 8% इंटरेस्ट रेट विल बी सुटेबल फॉर दिस बॉन्ड। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस परपेचुटी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बॉन्ड वर्ड यूज कर रहा है और परपेचुटी आपसे पूछ रहा है, तो आपको ध्यान ये देना है कि बॉन्ड वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये कह रहा है परपेचुटी पूछ रहा है आपसे। सत्यम ने परपेचुअल बॉन्ड है उसके पास, परपेचुअल बॉन्ड है मतलब उसको लगातार वहां से इनकम आ रही है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक। परपेचुअल बॉन्ड का मतलब ये होगा इनफाइनाइट टाइम तक इनकम आती रहेगी। तो इसका मतलब है कि जो पेमेंट है आपको वो दे रखी है 500 ईच, और जो इंटरेस्ट है वो कितना है 8% इंटरेस्ट है, और कुछ नहीं दे रखा आपको, हाफ ईयरली वगैरह कुछ नहीं दे रखा। तो सीधा प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाओ 500 अपॉन में 8%, 8% का 100 आ जाएगा ऊपर। 8 से काट लो, 8 से 48 और 2 बचेंगे, तो ये तो पूरा कटेगा नहीं, 4 से काट देते हैं, चलो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से आप इसे काट दो 25, 6250, 6250। फिजिबल रीजन इन द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई। और फिजिबल रीजन जब हम बनाते हैं ग्राफ में, फिजिबल रीजन जैसे हमने ग्राफ में बनाया, मान लो ये कुछ लाइन्स है ऐसे, तो ये फिजिबल रीजन आपका बन गया। तो ये फिजिबल रीजन क्या करता है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो नहीं है। सम द गिवन कंस्ट्रेंट, ऐसा नहीं है कि जो गिवन कंस्ट्रेंट है उनमें से कुछ में आएगा, क्योंकि बाउंडेड रीजन होगा तो वो सबको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट, जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं ये उनके बीच में बनता है। z आपको दे दिया इसने, ये x1 x2 यूज कर रहा है, तो मतलब वो x और y के लिए ही है। x1 का मतलब x है और x2 का मतलब यहाँ पर y है, ठीक है। ये आपको कंस्टेंट दे दिया, ये कंस्टेंट दे दिया, ये x 0 हो गया, ये y 0 का हो गया, ये हो गया x + 2y = 8। और इसको आप वैसे लिखना चाहो तो, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती है तो ऐसे लिख लो, और ये आ जाएगा आपके पास 3x + में 2y = 15। और एक और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5x, इसकी जगह लिख लिया हमने 5x + में 2y = 20, ठीक है। ये सारे हमने कंस्टेंट लिख लिए। तो ऊपर जो है थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई। अब यहाँ पर कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ z अगर एट, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z यहाँ पर क्या आएगी? तो पहले जो 3 कंस्टेंट दे रखे हैं इनको आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, बिना ग्राफ के बाद बनेगी नहीं। देखो x को 0 करते हैं तो y आता है 4, और y को 0 करते हैं तो x आता है 8। तो इनको ज्वाइन कर दो, ये होगी आपके पास लाइन 1,
ठीक है, यहाँ पर है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 15/2 मतलब 7.5। y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 5। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है x को 0 करते हो तो y आ जाएगा 10। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा, चलो यहाँ पर थोड़ा आइडिया से ले लेते हैं। और y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा 4। इस तरह से ये लाइन आपकी बन रही है। तो अब यहाँ पर शेडिड पोर्शन देखो, देखो इसमें ग्रेटर है तो इसका शेडिड अवे आएगा, इसमें ग्रेटर है इसका भी अवे आएगा, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है इसका भी अवे हुआ, ये सेकंड लाइन थी इसका भी अवे हुआ, और जो थर्ड लाइन है आपके पास ये भी ग्रेटर है तो इसका भी अवे हो गया। तो यानी जो कॉमन रीजन है हमारा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा, मतलब ये आएगा। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये बन गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये आएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये आएगा। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन है, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये थर्ड और सेकंड लाइन का। तो अब जो फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन है, फर्स्ट ये आपके पास, सेकंड ये है, इन दोनों को सॉल्व करके तो आप ये वाला पॉइंट निकाल लो। तो इनको सॉल्व करने का मतलब है इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देखो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस x 2x आ गया, और 15 माइनस 8 7 आ गया। तो x की वैल्यू आएगी 7/2 यानी 3.5। तो x की जगह आएगा आपके पास 7/2, और x की वैल्यू अगर 7/2 है तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसको इधर ले जाओगे, 2 × 16, 16 में से 7 गए 9, तो y आ जाएगा आपके पास 9/4। अब ये वाला जो पॉइंट है ये थर्ड और सेकंड का इंटरसेक्शन, यानी इसका और इसका। यहाँ पर भी आप ऐसा करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 - 3 2 हो जाएगा, 2y कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू 5/2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5/2 आई। अब y की निकालेंगे तो यहाँ पर पुट करो x की जगह, 5 इंटू में 5/2 मतलब सीधा 25/2 लिख देते हैं। इसको इधर ले जाओगे, 20 दूनी 40, 40 में से 25 गए 15, तो 2y आ जाएगा 15/2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 15/4। अब कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास 0 10, आई थिंक ये चारों ही कॉर्नर पॉइंट आ गए। 8 0 भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अब आप कहोगे कि सर ये कॉर्नर पॉइंट निकालने की ज़रूरत क्या थी फिर? तो कॉर्नर पॉइंट आपको निकालने चाहिए क्योंकि ऑप्शन में ये हो सकता है कि मान लो ये वाला पॉइंट दे देता 50, इसकी जगह मान लो 50 दे देता, और हो सकता है कि इसी पॉइंट पर वैल्यू आपकी मिनिमम आ जाती, आप आंसर इससे टिक कर देते, लेकिन ये तो कॉर्नर पॉइंट बन ही नहीं रहा। तो इसलिए पॉइंट आपको चेक करने ज़रूरी है कि जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा उसमें ये वाले पॉइंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो अब जब ये वाला पॉइंट हम लेते हैं 8 0, तो इसी के हिसाब से चल लेते हैं। 8 0 पे अगर वैल्यू निकालोगे आप, तो z आपके पास क्या है 20, और यहाँ भी 20, दोनों में 20 है, तो 20 इंटू में 8 160 बनेगा। दूसरा पॉइंट है आपके पास 5/2 और 15/4, तो 20 इंटू में 5/2 प्लस 20 इंटू में 15/4, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ गया आपके पास 50, यहाँ से आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 125। तीसरा पॉइंट है 7/2 और 9/4, तो 7/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 9/4 को, तो ये बन गया आपके पास 70, ये 45, ये आ जाएगा 115। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है 0 10, तो यहाँ पर दूसरे वाले में पुट करोगे इसको, 20 इंटू में 10 मतलब 200, तो सबसे कम आपके पास ये आ रहा है, तो ऑप्शन बनेगा इसका थर्ड। 45 का जो आंसर है ये रहेगा थर्ड। अब नेक्स्ट आपके पास ये केस स्टडी है कि रोहन हैज़ completed his MBA and now he wants to start a new business, so he approaches to a many banks. One bank is agree to the given loan to Rohan.
जो केस स्टडीज़ है, अगर पहली बार जो CUT हुआ था उसमें केस स्टडी आई थी, 2 केस स्टडी आई थी, पिछली बार जो हुए थे उसमें केस स्टडी नहीं आई थी। तो ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफाइड नहीं है कि केस स्टडी आएगी या केस स्टडी नहीं आएगी। ठीक है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो ये मान के मैं चलना कि भाई आएगी नहीं तो हम करके ना जाएं कुछ भी। तो अब ये कहता है कि रोहन ने 5 लाख रुपए लिए बैंक से, इंटरेस्ट रेट 12% पर है और 10 साल का टाइम है। तो यहाँ पर कहता है कि EMI की फॉर्म वो क्या होता है, फुल फॉर्म, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। टू कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट वी यूज़ द, अब यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे। पावर देखो सभी के अंदर पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव वाला जो फार्मूला रहता है वो आपके पास फार्मूला रहता है ये वाला। ठीक है, P/2 में आई 1 प्लस आई की पावर n और नीचे आएगा 1 प्लस आई की पावर n-1। अब नेक्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है और वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 12%, लेकिन हमें मंथली निकालना होता है तो 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1% आ गया। तो 1% का मतलब हो गया 0.01, और जो टाइम है, टाइम को भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 120 आ जाएगा। और इसी के हिसाब से आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसी के हिसाब से आपको देखो यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है 1.01 की पावर 120 और इसकी वैल्यू ये है। तो जो फार्मूला हमारे पास था, फार्मूला क्या था, P/2 में आई इंटू में 1 प्लस आई की पावर n और नीचे 1 प्लस आई की पावर n-1। तो सीधा ये जो ये जो वैल्यू है आपके पास ये है, और इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। लोन कितना लिया था उसने, लोन लिया था 5 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.01 है। तो यहाँ पर P की जगह रख दो 5 लाख और ये 0.01 और इसकी वैल्यू आ गई 3.3 लिख देता हूँ खाली, क्योंकि आगे तो 0 लगा हुआ है तो कोई आपको यूज सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है उसको। तो नीचे 3.3 माइनस 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आपके पास 5000। यहाँ पर 3.3 रहेगा, नीचे 2.3 रहेगा, तो दोनों का डेसिमल कटने के बाद आपके पास ये बचेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो आपके पास आ गया 5 × 15 और 1 16 डिवाइडेड बाय 23। अब 23 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो पूरा तो ये डिवाइड होने से रहा। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको पूरी दे रखी है, मतलब राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 165,000 डिवाइडेड बाई 23 को कर देते हैं हम 5 6 7 7 21 7 दूनी 14 और 2 16, 7 से करते हैं। ठीक है, 7 से सारे स्टार्ट हो रहे हैं वैसे तो। 7 21 7 दूनी 14 और 2 16, 5 में से 1 गए 4। अब यहाँ पर जाएगा 1 पर, तो 7 के बाद 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जाना पड़ेगा आगे। 10 में से 3 गए 7, 3 में से 2 गए 1। अब ये चला जाएगा आपके पास, फिर 7 पे जाएगा। ठीक है, 717 यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद कहता है कि नीचे फाइंड द अमाउंट ऑफ द टोटल पेमेंट मेड बाय रोहन। रोहन ने टोटल कितनी पेमेंट करी। अब इसमें जो आंसर है ना, आप इसको यूज़ मत करना जो भी डेसिमल में आएगा आंसर, क्योंकि इसका बन गया तो इसी के हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर दे रखा है। तो 7174 की इंस्टॉलमेंट अगर आप बनाओगे तो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करी थी उसने, 120 इंस्टॉलमेंट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48, बचेंगे 4, 12 7 84, 4 88, बचा 8, 12 और 8 20, बचे 2, 12 7 84 और 2 86। तो इतना अमाउंट उसने टोटल दिया 860880, यानी ये आपका आंसर बना। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय रोहन। अब रोहन ने इंटरेस्ट कितना दिया, तो रोहन ने टोटल इतना अमाउंट दिया था और उसने जो लोन लिया था वो 5 लाख का लिया था। तो इसमें से 5 लाख आप माइनस कर दो, तो 8 में से 5 गए 3, तो इतना उसने इंटरेस्ट दिया 360880, यानी इसका आंसर बनेगा आपके पास 2। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये पूरा जो पेपर है वो हमने फिनिश कर लिया। आई होप आपको कुछ प्रैक्टिस हुई होगी और जो CUT का एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस आपका बड़ा होगा। और ये पेपर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको ये पेपर डाउनलोड आपको कहाँ से करना है, आपको गॉड क्लासेज ऐप पर जाना है। उसमें जो हमारे PYQs सीरीज़ जो आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। चिंता मत करो कि वो 99 रुपीज़ आपको पे नहीं करने, सिर्फ इस पेपर के लिए। अगर आप 10 PYQ परचेज करते हो तो करने हैं। ये पेपर आपको उसमें अनलॉक्ड मिलेगा, मतलब आप उसमें देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है, प्रैक्टिस आपको लगता है कि हाँ और अच्छी हो सकती है, तो आप बाकी के जो पेपर्स हैं वहाँ से उनको परचेज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।